नमस्कार बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो श्रोडिंगर की जो तरंग समीकरण है उसको अपन निगमित करेंगे। उसके बाद तरंग फलन श्रोडिंगर की दो इक्वेशन आएंगी, एक टाइम डिपेंडेंट, दूसरी हो जाएगी टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। और उसके पश्चात हम देखेंगे तरंग फलन को और अंत में प्रसामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन जो कंडीशन है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो आएगा वो आता है हमारे पास श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से जो क्लासिकल वाले जो प्रतीक थे, चीर सम्मत जो प्रतीक थे, उसको हमने यांत्रिक जो संकारक थे उसके अंदर बदला था। और उसके बाद स्थिति, संवेग ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के जो चीर सम्मत जो प्रतीक थे उसके ही अंतर्गत क्वांटम यांत्रिक संकारक जो थे हम लेकर आए थे। अब आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत हम श्रोडिंगर इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या होती है, तो हम देखें कि जो क्वांटम सिद्धांत है उसके आधार पर श्रोडिंगर तरंग फलन जो है उसकी अभिधारणा मानकर श्रोडिंगर ने एक अवकल समीकरण की स्थापना की थी जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं, जिसके अंतर्गत उसने जो डी ब्रोगली परिकल्पना और जो प्लांक सिद्धांत है उसके आधार पर उसने तरंग फलन जो है उसकी अभिधारणा मानी कि जो कण होता है, एक गतिमान जो कण है वो उसे एक द्रव्य तरंग जो होती है वो संबद्ध होती है और जिसको हम मैटर वेव कहते हैं या द्रव्य तरंग जिसको कहेंगे। उसके बाद उसने ये माना था कि ये जो द्रव्य तरंग है वो एक तरंग ना होकर कई तरंगों का समूह है, मतलब उसने पूरा इसको वेव पैकेट कहा था, तरंग पैकेट कहा था। और तरंग पैकेट को दर्शाने के लिए फिर उसने तरंग फलन का सहायता लिया और जिसके आधार पर उसने एक समीकरण बनाई थी जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहा गया। तो यह जो समीकरण है उसका क्वांटम यांत्रिकी में इसका वही महत्व है जो चिर सम्मत जो यांत्रिकी में न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन के जो गति विषयक नियम है उसका महत्व है। तो आगे हम इसका अध्ययन करेंगे, श्रोडिंगर जो इक्वेशन है वो किस प्रकार आएगी और किस तरह से हम अपन उसको निगमित कर सकते हैं। तो एक आसान से तरीके से अपन श्रोडिंगर इक्वेशन को अपन निकाल सकते हैं। तो आप बोर्ड पे देखिएगा, जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है दो प्रकार की है यहाँ, एक है काल आश्रित और दूसरी है काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। अब काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण है वो किस प्रकार निकाले जाए, तो कल हमने इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने ऊर्जा जो संकारक थे वो निकाले थे। तो एक ऊर्जा संकारक तो ये था आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल ई, और दूसरा वाला जो हमने निकाला था वो ये कुल ऊर्जा वाला जो संकारक था ये था। तो उन दोनों संकारकों को अगर आप बराबर कर दें इस तरह से और फिर उसके अंदर तरंग फलन जो है साइन उसका गुणा करेंगे तो हमें जो समीकरण ये प्राप्त हुई इसे ही अपन जो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी और आयोटा एच क्रॉस डेल साइन बाय डेल टी, तो इसे ही अपन टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे ये समय पर निर्भर कर रहा है इसलिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहेंगे इसको। इसी प्रकार दूसरा इक्वेशन हमने देखा था ई साइन बराबर ई कैप, ई संकारक ई साइन बराबर ई साइन आया था, और ये जो एच कैप है वो हैमिल्टनियन संकारक जो ऊर्जा संकारक को लिखा जाता है उसको दर्शाता है। तो हैमिल्टनियन जो संकारक कल अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में निकाला था, तो वो तो जो आया था वो आया था माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। तो ये तो गतिज ऊर्जा को दर्शाता है, काइनेटिक एनर्जी, और ये स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को दर्शाता है। अब इसको भी इसके बराबर कर दिया जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये वाली, तो यहाँ पर काल यानी टाइम जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो ये वाली जो समीकरण है वो काल अनाश्रित मतलब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण कहलाएगी, मतलब समय पर निर्भर नहीं कर रही है। तो इस प्रकार दो प्रकार की श्रोडिंगर समीकरण हमें मिलेंगी, एक जो होगी वो काल आश्रित होगी और दूसरी जो होगी वो काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण होगी।
नेक्स्ट हम देखें कि हमें जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है उसको हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को एक तरंग फलन जो होगा उसको निगमित करना पड़ेगा, कि उसके लिए समीकरण ज्ञात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सर्वप्रथम देखें कि एक जो एक विमीय समतल प्रगामी तरंग, उसका जो समीकरण होता है वो होता है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब ये तो एक विमीय जो समतल प्रगामी तरंग है उसका समीकरण है। अब इसका जो हल अगर अपन निकालें तो वो आता है y इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। अब ये एक विमीय समतल प्रगामी तरंग है, तो किसी समय t पर कण से कोई भी गतिमान कण से संबद्ध द्रव्य तरंग फलन जो है वो माना कि साई है यहाँ पे। तो अपन जो y है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह साई रख देंगे, तो हमको उस द्रव्य तरंग फलन जो है उसका समीकरण हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो वो समीकरण हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब इसका जो हल होगा इसके अनुसार ही जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी एक्स अपॉन वी। अब हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से अब इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें यहाँ पे किस प्रकार इसको कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है ओमेगा जो है, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, ये जो है वो कोणीय आवृत्ति है 2 पाई और न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे। सो ओमेगा इज इक्वल टू है 2 पाई न्यू। तो यहाँ पे जो ओमेगा दे रखा है उसकी जगह आप इसका मान अगर रखेंगे यहाँ पे, तो ओमेगा इज इक्वल टू इसके अंदर न्यू का जो है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 2 पाई है वो बाहर रह जाएगा। तो 2 पाई आयोटा जो होगा इधर रह गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ हो जाएगा न्यू टी, और अंदर अगर मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x अपॉन वी है, तो यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x अपॉन ये v वेग को दर्शाता है और ये आवृत्ति को दर्शाता है। तो इन दोनों का जो भाग है वो लेमड़ा के प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमड़ा के बराबर हो जाता है। इसलिए हमारे पास ये वाला जो होगा वो x अपॉन लेमड़ा यहाँ पे आ जाएगा। सो हमको जो समीकरण मिलेगी वो ये वाली इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे जो लेमड़ा है उसको अपन और अलग तरीके से किस तरह परिवर्तित कर सकते हैं, तो लेमड़ा इज इक्वल टू होता है h अपॉन पी एक्स डी ब्रोगली जो समीकरण है उसके अनुसार। जो वेव इक्वेशन है उससे लेमड़ा इज इक्वल टू h अपॉन पी होता है। अब अपन क्या करें यहाँ पे 2 पाई का भाग और 2 पाई का गुणा अगर कर दें तो h अपॉन 2 पाई जो होता है उसको h क्रॉस कहते हैं, तो 2 पाई h क्रॉस अपॉन पी एक्स आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 पाई h क्रॉस अपॉन ये वाला आ गया। दूसरा अपन देखें तो e इज इक्वल टू होता है h न्यू। अब इसके अंदर भी 2 पाई का भाग और 2 पाई का गुणा करेंगे तो 2 पाई h क्रॉस और न्यू इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे पास लेमड़ा और ऊर्जा E का जो मान है यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो हम यहाँ इन समीकरण का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि इसको भी परिवर्तित अगर अपन कर दें तो E बराबर यहाँ पे है 2 पाई h क्रॉस न्यू, और अगर यहाँ पे जो आवृत्ति जो दे रखी है इसकी जगह अगर अपन वैल्यू इसका रखें तो आवृत्ति न्यू बराबर हो जाएगी E अपॉन 2 पाई h क्रॉस। अब इसका मान आप इसके अंदर रख देंगे न्यू बराबर 2 पाई अपॉन E अपॉन 2 पाई h क्रॉस। तो 2 पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा इसके अंदर, और इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर 1 अपॉन लेमड़ा का मान रखें, लेमड़ा जो दे रखा है यहाँ पर ये वाला जो समीकरण लेमड़ा और न्यू इन दोनों के मान यहाँ से निकाल के उसके अंदर रखेंगे तो 1 अपॉन लेमड़ा बराबर हो जाएगा यहाँ पे पी एक्स अपॉन 2 पाई h क्रॉस, और जो फ्रिक्वेंसी है उसका मान ये हो जाएगा। तो इन दोनों का उपयोग करके एक तो आवृत्ति का सूत्र और दूसरा 1 अपॉन लेमड़ा जो इसके अंदर दे रखा है, इन दोनों का मान अगर इन दोनों के अंदर रखेंगे तो हमको जो समीकरण प्राप्त होगी वो ये वाली होगी। यहाँ पे 2 पाई जो है बाहर है तो 2 पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो समीकरण बचेगा वो ये वाला बचेगा इस तरह का। तो ई अपॉन एच क्रॉस टी माइनस पी एक्स अपॉन एच क्रॉस एक्स आ जाएगा। अब इसके अंदर दोनों में एच क्रॉस कॉमन है तो इसको अपन बाहर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो साइन एक्स टी बराबर जो समीकरण में प्राप्त होगी वो ये होगी। तो आगे जो भी निगमन अपन करेंगे तो उसके अंदर
इसी समीकरण का उपयोग करके हम आगे जो इक्वेशन होगा उसको हल करेंगे। तो जो तरंग समीकरण में मिलेगा यहाँ पर वेव फंक्शन, जो वेव इक्वेशन मिलेगा वो साइन एक्स टी इजिकल टू ए ई रेज टू पावर आयोटा ई टी माइनस पी एक्स एक्स अपॉन एच क्रॉस, इस प्रकार ये प्राप्त होगा। उसके अलावा अगर देखें तो इसके अगर आप दो पार्ट्स कर देंगे तो एक जो भाग होगा वो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आएगा, दूसरा वाला ऊर्जा का यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर समय t बराबर देखेंगे तो इसका जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। तो फाइनली अपन को ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसका मान इसमें t बराबर 0 होगा तो एक इक्वेशन ये भी मिल जाएगा। अधिकतर जो आगे अपन समीकरण वगैरह हल करेंगे तो उसके अंदर इसका ही उपयोग अपन अधिक करेंगे। स्लाइड के अंदर आप देखिए, अब हम ज्ञात करेंगे काल आश्रित जो श्रोडिंगर समीकरण में देखी थी तो उसको किस तरह से अपन निगमित कर सकते हैं, तो उसके विषय में अब देखेंगे। तो आप स्लाइड के अंदर अब देखेंगे तो हम मानते हैं कि सबसे पहले स्मॉल आयम द्रव्यमान का एक कण है जो धनात्मक एक दिशा में गतिमान है और जिसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो v है, और x दिशा में इसका जो संवेग वो px, और कण की जो संपूर्ण ऊर्जा है वो E है। तो कण से संबद्ध द्रव्य तरंग को एक विमीय तरंग फलन द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसको हमने इससे पहले निकाला था। तो जो वेव इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल मूविंग इन x डायरेक्शन, तो वो वाला जो समीकरण आएगा हमारे पास वो हो जाएगा साइन इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आयोटा अपन ये एच क्रॉस है, ये जो सिंबल है यहाँ पे एच क्रॉस होता है, और ई टी माइनस पी एक्स यहाँ पे इस तरह से आता है। यहाँ पे चाहें तो आप इसका एक और रूप बना सकते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा पी एक्स माइनस ई टी आयोटा अपन एच क्रॉस। इस तरह का जो समीकरण है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम क्या करें कि यहाँ पे जो E है इस टोटल एनर्जी एंड P जो है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है उसका स्थिति जो है x उसके सापेक्ष 2 बार अवकलन कर देते हैं। तो 2 बार अवकलन करने पर हमें ये जो है उत्तर जो मिलेगा वो डेल स्क्वायर साइन अपन डेल एक्स स्क्वायर इजल टू माइनस पी स्क्वायर अपन एच क्रॉस स्क्वायर साइन इस तरह से प्राप्त होगा। तो यहाँ से पी स्क्वायर साइन हमको ये वाला जो है वो मिल जाएगा। अब हम क्या करें, इसी समीकरण का समय t के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं। तो समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें ऊर्जा के लिए जो सूत्र है वो मिल जाएगा ई साइन बराबर आयोटा डेल साइन अपॉन डेल टी। तो इस तरह से अब देखें तो जो कुल ऊर्जा जो होती है वो होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ई बराबर पी स्क्वायर अपन 2m प्लस वी एक्स हो जाएगा। अब इसमें साइन का अगर आप गुणा कर देंगे तो ई साइन बराबर ये पी स्क्वायर 2m अपन साइन प्लस वी साइन इस तरह मिलेगा। तो अब इसके मान हमने पहले ही निकाल रखे हैं इसके अंदर। तो अवकलन करके जैसे इसके अंदर पी स्क्वायर साइन और ई साइन के जो मान निकाले थे, तो समीकरण 2 व 3 से वो इक्वेशन इसके अंदर अगर पुट कर देंगे तो हमको जो मिलेगा वो ये मिल जाएगा। तो ये जो है वही दिस इज़ द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशन। एक दिशा के अंदर जो टाइम डिपेंडेंट जो समीकरण है वो इस तरह से मिल जाएगा। इसको अपन सॉल्व करके भी देखते हैं एक बार। तो हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे वो वाली है यहाँ पे साइन इज इक्वल टू जो तरंग समीकरण हमने इससे पहले निकाली थी वो वाली, ये वाली अपने पास है। तो इसका समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डेल साइन अपॉन डेल टी अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे इस वाली टर्म में तो t है नहीं, लास्ट वाला जो है उसके अंदर समय t हमारे पास है। तो इसका जो उत्तर आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा ई टी है। तो हमारे पास t के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा इसके अंदर वो हो जाएगा आयोटा ई अपॉन
एच क्रॉस, और बाकी वाला जो होगा वो सेम रह जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से ये पूरा जिससा है ऐसा इस तरह से हमें मिल जाएगा, और माइनस है तो माइनस इस तरह से आगे आ जाएगा। तो माइनस का आयोटा ये अपॉन एच क्रॉस, और ये पूरा जो इक्वेशन है इसके इक्वल है, तो इसको अपन साइन लिखा जा सकता है। तो डेल साइन बाय डेल टी, तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा ये। और अगर हम देखें तो ई साइन निकाले तो ई साइन बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस डेल साइन बाय डेल टी, और अगर आयोटा के ऊपर ले आएँ तो ई साइन इज इक्वल टू हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस डेल साइन बाय डेल टी। तो ई साइन का मान इस तरह से हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसको अपन लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करें कि इसी समीकरण का अब जो स्थिति है x, उसके सापेक्ष आंशिक अवकलन अगर करते हैं ये वाला जो समीकरण है उसका स्थिति के सापेक्ष, तो हमें प्राप्त होगा डेल साइन बाय डेल x। अब पोजीशन जो है स्थिति उसके सापेक्ष उसका आंशिक अवकलन अगर करें तो हमें जो प्राप्त होगा यहाँ पे ये हो जाएगा आयोटा px अपॉन एच क्रॉस, क्योंकि इसके अंदर सब इसका करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, बाकी आयोटा px अपॉन एच क्रॉस यहाँ पे मिलेगा, और बाकी पूरा जो इक्वेशन है उस तरह का आ जाएगा। अब इसको अपन व्यवस्थित अगर जमा है तो ये वाला जो पूरा है वो साइन के बराबर है, तो आयोटा px अपॉन एच क्रॉस ये साइन हो जाएगा, और डेल साइन बाय डेल। हाँ, तो जैसा कि हम देख रहे थे कि यहाँ पे हमको px साइन हमको निकालना था, तो किस तरह से अपन निकालेंगे इसका मान, तो अपने ई जो साइन है वो निकाल दिया था। अब हम क्या करें कि जो इसका जो समीकरण है साइन जो है ये वाला जो तरंग समीकरण है यहाँ पे, तो उसका स्थिति के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, आंशिक अवकलन। तो स्थिति के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो स्थिति के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल साइन बाय डेल एक्स, और यहाँ पे जो हो जाएगा अगर इसका करेंगे तो ये वाला जो टर्म है पी एक्स आयोटा अपॉन एच क्रॉस जो होगा वो आगे आ जाएगा, और बाकी वाला जो होगा इस तरह का ही रह जाएगा। तो इसको अगर अपन यहाँ से आंशिक अवकलन पर कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला जो टर्म है वो आ जाएगा। अब ये वाला जो है इसके बराबर है साइन है, तो साइन अपन यहाँ पे रख देंगे, और हमारे पास आया आयोटा पी एक्स एच क्रॉस साइन, और पी एक्स साइन इज इक्वल टू, अब यहाँ से जो पी एक्स साइन है ये वाला निकालें तो पी एक्स साइन बराबर बच जाएगा एच क्रॉस आयोटा डेल साइन बाय डेल एक्स। तो ये वाला इधर रखना है, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करके ये मिल जाएगा। क्योंकि आयोटा नीचे ऊपर लाएंगे तो पी एक्स साइन बराबर हमको मिलेगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपन डेल एक्स। तो इस प्रकार हमको ये वाली जो समीकरण है वो मिल जाएगी। अब देखें कि जो कुल ऊर्जा जो होती है उसका जो समीकरण होगा E इजिकल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो क्वांटम यांत्रिकी के अंदर कुल ऊर्जा E बराबर हमारे पास हो जाएगा p² अपॉन 2m प्लस v। तो ये कुल ऊर्जा जो है उसको प्रदर्शित करता है। अब इसके अंदर अपन दोनों तरफ साइन का गुणा कर दें तो E साइन इज इक्वल टू हो जाएगा p² साइन अपॉन 2m प्लस v साइन। अब E साइन और p साइन जो है उसके मान अपन ने निकाल रखे हैं। तो इससे पहले निकाला था वो था E साइन, और समीकरण 2 दर्शाती है p साइन को। इन दोनों के मान इस समीकरण में अपन रख देंगे तो E साइन जो है वो तो ये रहा आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपन डेल टी, यहाँ पे रख दिया, और दूसरा वाला जो है p² साइन है तो इसका स्क्वायर करके अपन रखेंगे तो 1/2m तो इधर आ जाएगा, और बाकी जो यहाँ पे है आयोटा एच क्रॉस तो इस पूरे का भी स्क्वायर, और जो डेल अपॉन डेल एक्स है तो उसका भी स्क्वायर, और साइन इधर आ गया। आगे अगर हम इसको हल करें तो आयोटा है यहाँ पे, तो आयोटा जो है इस पूरे का अगर सोल्व करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो -1 है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगा। तो ये वाला जो समीकरण आया हमारे पास वो काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे समय t का जो
फलन है वो यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये जो समीकरण है वो काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को दर्शाता है। तो इस तरह से हमने जो पहले वाला जो था टाइम डिपेंडेंट जो वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसका मान ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, यानी समय अनाश्रित जो या काल अनाश्रित जो श्रोडिंगर समीकरण है उसका मान अपन किस तरह से इसमें प्राप्त करें। तो स्लाइड के अंदर ही अपन देखते हैं कि कभी कभी देखिए ऐसी स्थिति आएंगी जब कण की स्थितिज ऊर्जा समय का जो फलन है वो नहीं होती है, बल्कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो केवल स्थिति का फलन होती है। तो ऐसी स्थिति में कण का जो व्यवहार है वह समय पर अनिर्भर होता है। कण का जो व्यवहार है वो समय पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह की जो समीकरण उसको दर्शाएंगे तो ऐसी जो समीकरण उसको अनिर्भर श्रोडिंगर जो समीकरण है उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि स्मॉल m द्रव्यमान का जो कण है वो एक कण धनात्मक x दिशा में एक बल F के अंतर्गत गतिमान है। इस प्रकार के बल क्षेत्र में कण की जो स्थितिज ऊर्जा है वो v से दर्शा रहे हैं यहाँ पे, और जो कि समय पर निर्भर नहीं करती है। केवल ये स्थिति जो है x उसके ऊपर निर्भर करती है, जो समय है उससे पर ये निर्भर नहीं करती है। अर्थात v बराबर vx होगा, t नहीं होगा। तो माना कि सबसे पहले x दिशा में कण का जो संवेग है यहाँ पे वो p है या px है, और कण की जो संपूर्ण ऊर्जा है वो E है। तो पुनः हम उसी जो समीकरण हमारा जो था साइन बराबर a e रेज़ टू पावर आयोटा h क्रॉस et माइनस px, उसका सहारा लेंगे और उसको हल करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें कि ये जो है जो x है केवल स्थिति का फलन है, समय का नहीं है, तो t बराबर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा साइन बराबर वो आएगा a e रेज़ टू पावर 2 पाई आयोटा अपन लैम्बडा। जो px है तो उससे श्रोडिंगर जो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन था उसके द्वारा ही परिवर्तित हो जाएगा और ये वाला हमें मिलेगा। उसके बाद हम देखें कि जो समीकरण नंबर एक जो यहाँ पे है साइन बराबर जो a e रेज़ टू पावर 2 पाई आयोटा लैम्बडा जो हमारे पास दिया गया है उसका अगर अपन हल करें तो यहाँ साइन तो वेव फंक्शन को दिखाता है, a जो है वो अधिकतम आयाम को दिखाता है और लैम्बडा जो है तरंग दैर्घ्य दिखाता है। तो इस समीकरण का आंशिक अवकलन अगर करेंगे 2 बार इसमें करेंगे तो हमारे पास डेल स्क्वायर सही अपन डेल एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपन लैम्बडा स्क्वायर सही इस तरह से प्राप्त होगा। क्योंकि लैम्बडा बराबर होता है h अपन p, तो p इजिकल टू एम वी होता है। तो यहाँ पे अगर उसका मान रखेंगे तो 1 अपन जो लैम्बडा स्क्वायर है वो इस तरह से परिवर्तित होकर ये जो समीकरण है वो यहाँ पे प्राप्त होगी। तो k जो है इसे काइनेटिक एनर्जी फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस, जो ऐसे कण जिसका जो वेग है वो प्रकाश के वेग के से कम हो तो वो नॉन रिलेटिविस्टिक होंगे। तो E जो है वो कुल ऊर्जा को दर्शा रहा है यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी है V, तो यहाँ पे 1 अपन लैम्बडा बराबर हो जाएगा 2m0 h स्क्वायर E माइनस V। क्योंकि ये जो K है वो गतिज ऊर्जा को दर्शाता है, तो कुल ऊर्जा E बराबर K प्लस V होगी। तो यहाँ पे K बराबर हो जाएगा E माइनस V। तो समीकरण नंबर 3 इस तरह से दर्शा रही है। अब उसी जो पहले इक्वेशन लिखी थी इसका पुनः अगर रीअसेंबल करें तो डेल स्क्वायर सही अपन डेल एक्स स्क्वायर बराबर हमें ये इक्वेशन इस तरह से प्राप्त हो जाएगी, और इसको यहाँ से यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये इज इक्वल टू 0 में प्राप्त होगा। तो ये जो समीकरण आ रही है वो दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको दर्शाती है। और 3 डायमेंशन में अगर लिखेंगे तो इस प्रकार इसको लिखा जाएगा। तो हम इसको एक बार हल करके देखते हैं। तो पुनः हम देखते हैं कि किस प्रकार से अपन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण को लाएंगे। तो साइन इज इक्वल टू हमारे पास वही तरंग फलन है, तो इसका अपन क्या करें, स्थिति जो x है उसके सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो आंशिक अवकलन करने पर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा a e टू दी पावर i है, तो a तो यहाँ पे आयाम हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिलेगा वो होगा आयोटा px अपॉन h क्रॉस, और बाकी वाला जो है वो पूरा ऐसा ही यहाँ पे आएगा। तो px माइनस
ई टी अपॉन एच क्रॉस, जो वही समीकरण है इस तरह से, ये एच क्रॉस यहाँ डिवाइड में है इस तरह से, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो ये पूरा जो है वो साइन को शो करता है, तो ए आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस, और ये वाला जो होगा उसको साइन से अपन रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। अब देखें कि यहाँ पे पी एक्स साइन का अगर मान निकालें तो पी एक्स साइन इज इक्वल टू हो जाएगा एच क्रॉस, पी एक्स साइन का पी साइन मान निकालें तो एच क्रॉस अपन में आ जाएगा ए भी नहीं आया, पूरा साइन उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा, क्योंकि ए ई रेज़ टू पावर ये वाला जो पूरा साइन हो जाएगा, तो आयोटा पी एक्स अपन एच क्रॉस है और साइन बचा है, तो पी एक्स साइन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एच क्रॉस अपन आयोटा इधर आ जाएगा, और डेल साइन बाय डेल एक्स यहाँ पे बचेगा। और आयोटा को नीचे से ऊपर की ओर लाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो हो जाएगा माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल साइन बाय डेल एक्स। तो ये जो आ गया संवेग जो संकारक है उसके सापेक्ष पी साइन इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस, इसका मान आ गया। अब पुनः हम देखते हैं कि जो गति कुल ऊर्जा का जो सूत्र होगा उसके अंदर, तो E बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स अपॉन 2m प्लस स्थिति ऊर्जा V। अब इसके अंदर साइन का गुणा करेंगे तो E साइन इज इक्वल टू हो जाएगा P साइन प्लस V साइन। अब हम यहाँ पे जो P साइन जो है उसका मान इसके अंदर रखेंगे, तो E साइन इज इक्वल टू हमें जो मिलेगा P साइन बराबर ये वाला जो मान है यहाँ पे रखेंगे तो 1/2m बाहर आ जाएगा, और इस पूरे का जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखा जाए तो ये माइनस का आयोटा एच क्रॉस का साइन, ये वाला जो है ये भी हो जाएगा डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर साइन प्लस V साइन। अब इसको अगर अपन हल करेंगे तो E साइन इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 1/2m, और ये वाला हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर तो एच क्रॉस स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो ये एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपन डेल एक्स स्क्वायर साइन प्लस V साइन। इससे अधिक हल होगा नहीं, तो ये वाला जो समीकरण आ रहा है E साइन वाला, E साइन इज इक्वल टू माइनस का माइनस तो उधर हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो इसका माइनस यहाँ पे लगेगा, सो माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपन 2m डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर साइन प्लस V साइन। तो ये जो समीकरण है वो हमको कालानाश जो श्रोडिंगर समीकरण है उसको दर्शाता है। इसका एक और रूप भी अपन लिख सकते हैं कि अगर आप इसको यहाँ से यहाँ पे ले आएँ तो E माइनस V तो ये हो जाएगा E माइनस V साइन। और अलग रूप अगर इसका लिखें तो इसका एक और रूप अपन यहाँ बना सकते हैं। तो इस पूरे को अगर उस तरफ ले जाएं तो ये जो इक्वेशन बचेगी वो एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और प्लस का ये हो जाएगा E माइनस V साइन इज इक्वल टू 0। तो ये जो समीकरण हमारे पास आ रही है वो दर्शाती है काल अनाश्रित तरंग श्रोडिंगर तरंग समीकरण को दर्शाएगी। डेल स्क्वायर साइन तो माइनस का ही इस तरह से अपन पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो हमको ये वाली जो समीकरण है वो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा भी एक और कर सकते हैं इसके अंदर, तो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे जो 2m है उसका अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर अपन करें तो ये हो जाएगा 2m
ई माइनस वी और साइन इज इक्वल टू 0, और इसको यहाँ पे डिवाइड कर दें तो एक और रूप अपने पास ये वाला आ जाएगा, डेल स्क्वायर साइन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस ई माइनस साइन इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म को आपने देखा होगा। तो इस प्रकार ही श्रोडिंगर तरंग समीकरण में इस प्रकार प्राप्त होगी। ये जो समीकरण है वो 1 डायमेंशन के अंदर है। अगर 3 डायमेंशन के अंदर निकालेंगे तो इसका जो रूप होगा वो हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा जो है वो इस पूरे को अपन लाप्लास का जो इक्वेशन है उससे लिख सकते हैं। तो ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। तो त्रिविम के अंदर अगर हम इसको लिखेंगे तो उसका कुछ इस प्रकार का जो रूप है वो हमें प्राप्त होगा। तो डेल स्क्वायर जो लाप्लास इक्वेशन जिसको बोलते हैं, तो डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें टाइम इंडिपेंडेंट जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो हमें इस प्रकार प्राप्त होगी। तो ये जो आ रही है समीकरण हमने जो लिखा है ये त्रिविम के लिए हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन 2m। तो अगर मुक्त कण है, फ्री पार्टिकल है, तो उसके लिए v बराबर जो होगा वो 0 हो जाएगा फ्री पार्टिकल के लिए। तो v बराबर 0 हो जाएगा। तो उसके लिए भी समीकरण जो होगी मुक्त कण के लिए, फ्री पार्टिकल है तो फ्री पार्टिकल होगा तो उसके लिए जो स्थिति ऊर्जा होगी v उसका मान होता है 0। सो हमारे पास जो मिलेगा समीकरण तो वो हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m एच क्रॉस स्क्वायर ई साइन इज इक्वल टू 0। और इसी प्रकार से 3 डायमेंशन में करेंगे तो डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m अपॉन ई साइन इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा फ्री पार्टिकल के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो काल आश्रित और काल अनाश्रित जो श्रोडिंगर समीकरण है वो हम किस प्रकार से निगमित कर सकते हैं, और इनका वही महत्व है क्वांटम मैकेनिक्स में, वही महत्व है जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स या यांत्रिकी के अंदर न्यूटन के जो नियम है या न्यूटन के समीकरण है उसका महत्व है। अगला जो हमारा टॉपिक है उसके हम अंदर अपन देखेंगे कि तरंग फलन जो है उसका क्या इसके अंदर भौतिक महत्व है और इसकी क्या प्रायिक व्याख्या है, उसका हम संक्षेप में इसके अंदर देखेंगे। तो जो हमने इससे पहले देख रखा है कि किस प्रकार से तरंग फलन जो होता है वो आता है। तो देखिए कि जो चिरसम्मत यांत्रिकी में कण तथा तरंग जो हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब एक कण होता है और एक तरंग ही होती है। लेकिन जब क्वांटम यांत्रिकी में देखें तो क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है। तो चिरसम्मत यांत्रिकी में यदि कण x दिशा में गतिमान है तो कण का विस्थापन y स्थिति x और समय t, तो वो उसका फलन होगा। तो y इज इक्वल टू हम उसके अंदर लिखते थे फंक्शन ऑफ एक्स टी, उसके द्वारा व्यक्त किया जाता था। और तरंग फलन जो है वो y x t ज्ञात होने पर किसी भी क्षण कण की स्थिति तथा किसी भी स्थिति पर कण का वेग, त्वरण आदि बताया जा सकता था। तो फलन जो है y x t कण की तरंग गति का पूर्ण वर्णन करता है। तो ऐसा फलन जो कण की जो तरंग गति का पूर्ण रूप से अगर वर्णन करता है तो उसको अपन, उस फलन को अपन तरंग फलन कहते हैं। और इसी प्रकार क्वांटम यांत्रिकी जो है उसके अंदर गतिमान कण से जो संबंध तरंगों, जो कण पूरा ही उसका जो तरंग गति है उसका अगर वर्णन कर रहा है तो उसको तरंग फलन अपन कह सकते हैं। अब जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो क्वांटम यांत्रिकी में गतिमान जो कण है उससे संबद्ध तरंगों यानी द्रव्य तरंगों का जो वर्णन है वो तरंग फलन के द्वारा किया जाता है। तो और इसको साइन के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसा स्लाइड में ये त्रिशूल के जैसा दिख रहा है, ये साइन है, इसके द्वारा ही तरंग फलन को अपन
दर्शाते हैं। तो जो तरंग फलन है वो द्रव्य तरंगों के गुण की व्याख्या करता है, जिसके कारण द्रव्य तरंग की उत्पत्ति होती है। तो तरंग फलन जो है स्थिति और समय दोनों का फलन होता है। स्थिति x, y, z और जो समय है t उसका फलन होता है। तरंग फलन जो है वो परिमित, सतत और एकल मान होता है। जो भी तरंग फलन है वेव फंक्शन इसको हम कहेंगे, वो परिमित और एकल मान होगा। परिमित का मतलब फाइनाइट होगा, इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं, कंटिन्यूस होगा, सतत होगा और सिंगल वैल्यूड होगा, उसका केवल एक ही मान होगा यहाँ पर। तो तरंग फलन जो है उसकी परिभाषा इस प्रकार होगी कि कण अथवा निकाय से संबंधित किसी घटना अथवा प्रयोग के संबंध में किसी भी समर्थक एवं अर्थयुक्त जो प्रश्न उसका जो दर्शाया था या जिसको बताया था वो श्रोडिंगर समीकरण से जो प्राप्त जो तरंग फलन है उसके द्वारा दिया जाता है। तो श्रोडिंगर जो समीकरण जो दिया था उसके अंदर साइन जो दिया था, तो तरंग फलन वगैरह जिसको व्याख्या जो है उसके द्वारा दिया जाता था। तो द क्वांटिटी विथ विच क्वांटम मैकेनिक्स कंसीडर द वेव फंक्शन ऑफ बॉडी। तो हम यहाँ पे अगर देखें जो तरंग फलन साइन है, तो यहाँ पे साइन जो स्क्वायर है, साइन स्क्वायर जो दिख रहा है यहाँ पे वो ये दर्शाता है कि साइन स्क्वायर जो है वो कण की साइन अवस्था में जो होने की प्रायिकता को दर्शाता है, या किसी स्थिति में या किसी जगह वो कण के होने की जो प्रायिकता है उसको दर्शाता है यहाँ पे। और साइन स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है साइन स्क्वायर इज अ प्रोबेबिलिटी टू द प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी बिंदु पर किसी कण के होने की जो प्रायिकता है उसको दर्शाएगा साइन स्क्वायर। साइन यहाँ पे जो होगा वो तो तरंग फलन हो जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, संयुग्मी राशि होती है। तो साइन स्क्वायर बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्टार साइन, जो कि दिखाएगा किसी कण की किसी स्थिति में या किसी बिंदु पर होने की प्रायिकता जो है उसको दर्शाता है। तो अगर अपन साइन बराबर लिखें a प्लस आयोटा बी, तो साइन स्टार जो होगा वो a माइनस आयोटा बी हो जाएगा, और साइन स्टार को अगर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये जो साइन और साइन स्टार जो है वो प्रायिकता को दर्शाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रसामान्यकरण की जो शर्त है उसको अपन देखते हैं। तो साइन स्टार जो है वो प्रायिकता घनत्व यहाँ पे कहलाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विथ एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डी टो, मतलब किसी भी घनत्व के अंदर पार्टिकल जो कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है किसी आयतन के अंदर, तो वो उसको हम दर्शाएंगे साइन स्क्वायर डी टो से। और इसका अगर आप माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक अवकलन समाकलन करें और इसका मान 1 आता है, तो ये जो है वो प्रायिकता की जो शर्त है उसको दर्शाता है। अर्थात किसी भी स्थिति में कण के पाए जाने की जो कुल प्रायिकता है वो 1 होती है। अगर आप साइन स्टार साइन डी टो करेंगे और इसका पूरा मान 1 आ जाता है, तो ये जो है वो प्रसामान्यकरण की शर्त को दर्शाता है। अर्थात किसी भी स्थिति या किसी भी बिंदु पर कण के होने की जो प्रायिकता है वो 1 होती है। तो ये जो है वो कण की नॉर्मलाइजेशन जो कंडीशन है उसको दर्शाता है। और जो भी तरंग फलन इस जो शर्त है उसको सेटिस्फाई करेगा उसको नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कहेंगे। प्रसामान्यकृत तरंग फलन उसको कहा जाएगा। तो आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसके अंदर एक तो आ गया था श्रोडिंगर का जो टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, दूसरा था श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। फिर हमने तरंग फलन की थोड़ी बात की और फिर उसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है प्रसामान्यकरण उसकी बारे में जाना। और संदर्भ जो है वो ये हैं क्वांटम मैकेनिक्स बाय कालरा काकानी, हिमांशु पब्लिकेशन, और क्वांटम मैकेनिक्स बाय ज्योतिर्मय गुहा। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर इतना ही हम देखेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन ये जो तरंग फलन के विषय में और अधिक जानेंगे। तो आज का जो
लेक्चर है उसके अंदर इतना ही। धन्यवाद।